cell, that the unit of life. कोशिका जीवन की इकाई। पीछे हम पिछले क्लासों में पढ़े हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, अर्थात कोशिका जो है जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई है। और जब कभी भी हम अपने आसपास चारों तरफ देखते हैं तो जीव और निर्जीव दोनों को पाते हैं। और फिर जो है हम अपने मन में सोचते हैं, सोचने पर विवश हो जाते हैं कि आखिर कौन सा ऐसा लक्षण पाया जा रहा है जिसके कारण ये वस्तु जो है, ये जीव जो है जीव कहलाते हैं, और कौन सा ऐसा लक्षण इनमें नहीं पाया जा रहा है जिसके कारण जो है इसे हम निर्जीव कहते हैं। फिर जो है ये जानने की जिज्ञासा होती है, जानने की उत्सुकता होती है आखिर किस कारण से हम जो इसे जीव कह रहे हैं और इसे निर्जीव कह रहे हैं। तो उसका सबसे महत्वपूर्ण कारण यही है सेल, कोशिका। कोशिका जो है स्वतंत्र जीवन यापन कर सकती है और जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में जो है कोशिका सक्षम होती है। जीवन के सभी आवश्यक कार्य करने में कोशिका सक्षम होती है। इसीलिए जीव शरीर की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई कोशिका कहलाती है। और सबसे पहले जो है एंटोनी वान लुवेनहाक ने जो है कोशिका का अध्ययन किया था, इसका वर्णन किया था अपने द्वारा निर्मित सूक्ष्मदर्शी के कारण। बाद में जो है सन 1665 ईस्वी में रॉबर्ट हुक नामक वैज्ञानिक ने इसकी खोज का श्रेय रॉबर्ट हुक को गया। और उसके बाद जो है सन 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन ने इस कोशिका के अंदर एक झिल्ली युक्त सघन संरचना इस कोशिका के मध्य में देखा, जिसको रॉबर्ट ब्राउन ने केंद्रक कहा। और फिर जो है जब इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी की आविष्कार हुई तो इलेक्ट्रॉन सूक्ष्मदर्शी के आविष्कार के बाद कोशिका का विस्तृत अध्ययन जो है संभव हो सका। तो कोशिका सिद्धांत है क्या? सेल थ्योरी कोशिका सिद्धांत सन 1838 में जो है जर्मनी के वनस्पति शास्त्री अर्थात वनस्पति वैज्ञानिक मैथियस स्लाइडेन वनस्पति शास्त्री हैं, जर्मनी के हैं। इन्होंने बहुत सारे पौधे पर अध्ययन किया और अध्ययन करके बताया कि पौधे की कोशिकाएं जो हैं आपस में मिलकर और उत्तक का निर्माण करती हैं। और ये उत्तक जो है विभिन्न प्रकार के कार्य वाले होते हैं, विभिन्न संरचना वाले होते हैं। फिर से जो है इसी के आसपास सन 1839 में जो है प्राणी वैज्ञानिक प्राणी शास्त्री जिसे हम थियोडर स्वान कहते हैं, इसलिए इन दोनों वैज्ञानिकों को हम कहते हैं एक साथ स्लाइडेन एंड स्वान। इन्होंने जो है प्राणियों में कोशिकाओं का अध्ययन किया और देखा
कि प्राणी की कोशिकाओं के चारों ओर जो झिल्ली सदृश संरचना है जिसे जीव द्रव्यी कला कहते हैं, अर्थात जीव द्रव्यी मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन कहते हैं, वैसी संरचना जो है ये जो वनस्पत कोशिका है इनमें भी पाई जाती है, लेकिन इनके बाहर भी एक कठोर आवरण पाया जाता है, एक कठोर संरचना पाई जाती है जो इस जीव द्रव्य कला की भी सुरक्षा करती है, और वह केवल जो है वनस्पतियों में ही पाई जाती है, जंतुओं में नहीं पाई जाती है। ये वनस्पत कोशिका और जंतु कोशिका में अंतर को भी स्पष्ट करती है, जिसे हम सेल वॉल कहते हैं, कोशाभित्ति कहते हैं। और जंतु कोशा में जो है यह सेल वॉल नहीं पाया जाता है। फिर जो है यह आता है कि ये जो कोशिका है इसकी उत्पत्ति कैसे होती है। तो कोशिका की उत्पत्ति के बारे में जो है ये स्लाइडेन और स्वान इन दोनों वैज्ञानिकों ने जो है कोई मत नहीं दे पाए, अपने विचार को स्पष्टीकरण नहीं दे पाए कि नए कोशिका की उत्पत्ति कैसे होती है। फिर पहली बार जो है रुडोल्फ विर्चो ने जो है 1855 में रुडोल्फ विर्चो ने जो है 1855 में बताया कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो है, नई कोशिका का निर्माण जो है सेल डिवीजन के कारण होता है, अर्थात कोशिका विभाजन के कारण होता है। जब कोशिका में विभाजन होता है तो एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण होता है, अर्थात कह सकते हैं कि नई कोशिका की उत्पत्ति पुरानी कोशिकाओं से होती है, या ये भी कह सकते हैं कि नई कोशिका की उत्पत्ति जो है पूर्ववर्ती कोशिकाओं से होती है। पूर्ववर्ती कोशिका अर्थात पहले से उपस्थित कोशिकाओं से जो है नई कोशिका की उत्पत्ति होती है। तो फिर जो है 1855 में ये रुडोल्फ विर्चो ने जो है जो स्लाइडेन एंड स्वान की जो सिद्धांत था उसको थोड़ा और सुधार करके और आधुनिक कोशिका सिद्धांत प्रतिपादित किए, लेकिन इसका श्रेय जो है चूंकि प्रारंभ स्लाइडेन एंड स्वान ने किया था तो स्लाइडेन एंड स्वान को ही जाता है कि सभी कोशिका के उत्पाद से बने होते हैं। कोशिकाएं किसकी बनी होती हैं? तो कोशिकाओं के उत्पाद से ही सभी कोशिकाएं बनी होती हैं। और दूसरा कहा कि सभी नई कोशिकाएं पुरानी कोशिकाओं से निर्मित होती हैं, अर्थात पूर्ववर्ती कोशिकाओं से बनती हैं। ये दो तथ्य बताया। कौन? रुडोल्फ विर्चो ने दो तथ्य बताया और स्लाइडेन एंड स्वान के सिद्धांत में सुधार करके इसको जोड़ दिया कि सभी नई कोशिकाएं जो हैं वो पुरानी कोशिका से बनती हैं। ये जो है सेल थियरी है, कोशिका सिद्धांत है। फिर जो है कोशिका का समग्र अवलोकन हुआ, इनकी जांच हुई कि हम जो है कहते हैं कि सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, कि हमारे जीवन की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई को कोशिका कहते हैं। तो और जिनमें ये संरचना नहीं पाई गई, अर्थात चारों ओर जो है प्लांट कोशिका में चारों ओर एक कठोर आवरण पाया गया जिसे कोशाभित्ति कहा गया। उसके अंदर जो है झिल्ली सदृश संरचना पाया गया जिसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन जीव द्रव्य कला कहा गया। और ये जीव द्रव्य कला जंतु कोशिका का सबसे बाहरी झिल्ली होता है। फिर इस कोशिका के अंदर इसके केंद्रीय भाग में अर्थात मध्य में झिल्ली से घिरी हुई एक सघन संरचना दिखाई दिया, जिसको सन 1831 में जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक कहा। और उसके बाद देखा कि केंद्रक जैसे यदि यह एक कोई कोशिका है और कोशिका के मध्य में जो है ऐसे झिल्ली युक्त सघन संरचना है जो कि द्विस्तरीय है,
तो इसी को जो है रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक कहा। इसी को रॉबर्ट ब्राउन नामक वैज्ञानिक ने केंद्रक कहा। और इसकी जो चारों ओर की झिल्ली है इसे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कहा। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अर्थात केंद्रक झिल्ली। और सबसे बाहर यदि ये प्लांट सेल है तो कोसा भित्ति, और अंदर की जो झिल्ली है इसे हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन, प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जीव द्रव्य कला। तो जीव द्रव्य कला और केंद्रक कला के मध्य में जो तरल पदार्थ पाया जाता है, इस तरल पदार्थ को ही हम साइटोप्लाज्म कहते हैं, कोसा द्रव्य कहते हैं। साइटोप्लाज्म कोसा द्रव्य कहते हैं। और देखा गया कि इनके अंदर बहुत सारी ऐसी संरचनाएं पाई गई जो कि झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। बहुत सारी ऐसी संरचनाएं पाई गई जो झिल्ली के द्वारा घिरा होता है। तो झिल्ली के द्वारा घिरी हुई जो संरचना है, यदि यह सेल है, कोशिका है, तो ये क्या है? कोशिका के अंग हैं, पार्ट हैं। सेल ऑर्गेनेल्स हैं, कोशिका के अंगक हैं जिन्हें हम कोशिकांग कहते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, गोल्गी बॉडीज, इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये सब संरचनाएं जो हैं इनके अंदर पाई जाती हैं। तो ऐसी संरचना जिनमें उपस्थित होती है, ऐसी कोशिका जिनमें उपस्थित होती है, वह जीव है। और जिनमें ऐसी संरचना उपस्थित नहीं है, वह निर्जीव है। और फिर ऐसी कोशिका जिसके केंद्र में जो है झिल्ली से घिरा हुआ एक सघन भाग पाया जाता है, जिसे हम केंद्रक कहते हैं, तो ऐसी कोशिका को यूकैरियोटिक सेल कहते हैं, सुकेंद्रकीय कोशिका कहते हैं। और ऐसी कोशिका जिसके मध्य भाग में जो है केंद्र झिल्ली से घिरी हुई सघन भाग नहीं दिखाई देता है, जिसके मध्य भाग में केवल जो है धागे सदृश जो भाग होता है, जिसे क्रोमैटिन तंतु कहते हैं, ऐसे क्रोमैटिन तंतुओं का इस सघन भाग दिखाई देता है। इसके चारों ओर झिल्ली मेम्ब्रेन नहीं पाई जाती है, अर्थात केंद्रक बनना लग रहा है जैसे कि प्रारंभ हुआ, लेकिन पूर्ण रूप से विकसित केंद्रक नहीं बन पाया। इसके चारों ओर जो है केंद्रक कला का अभाव रहा, इनमें न्यूक्लियोलस केंद्रिका का अभाव रहा। तो ऐसी कोशिका को जो है प्रोकैरियोटिक सेल कहते हैं, आद्य कोशिका कहते हैं, प्रारंभिक कोशिका कहते हैं। तो ये जो है कोशिका का कुछ समग्र अवलोकन रहा। फिर जो है दो प्रकार की यहाँ कोशिका आ गई, एक जंतु कोशिका, दूसरा जो है वनस्पत कोशिका। जंतु कोशिका में जो है तारक काय, सेंट्रोसोम, जो कि स्टार लाइक होता है, तारे के समान होता है, ध्रुव के पास होता है, तारक काय पाया जाता है, जो सेल डिवीजन में सहायक होता है। जबकि वनस्पत कोशिका में जो है सेंट्रोसोम का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है। वनस्पत कोशिका में जो है वैक्यूल्स उपस्थित होता है, पूर्ण रूप से विकसित होता है, जबकि जंतु कोशिका में वैक्यूल्स अर्थात रिक्तिकाएँ जो हैं अनुपस्थित होती हैं, या पाई भी जाती हैं तो बहुत सूक्ष्म होती हैं, छोटी होती हैं। जंतु कोशिका में जो है लवक, प्लास्टेट्स का अभाव होता है, नहीं पाया जाता है, जबकि वनस्पत कोशिका में जो है प्लास्टेट्स पाया जाता है, लवक पाया जाता है, जो कि वर्णी लवक, अवर्णी लवक और हरित लवक में भिन्नित होता है। इस केंद्रक के अंदर जो है क्रोमोसोम्स, एक जो क्रोमैटिन तंतु है, क्रोमैटिन, क्रोमो मीन्स क्या? कलर्ड, रंगीन तंतु। और इतनी रंगीन तंतुओं का जो सिकुड़ा हुआ रूप है, इसी सिकुड़े हुए रूप को जो है वाल्डेयर नामक वैज्ञानिक ने
क्रोमोसोम्स कहा था, गुणसूत्र कहा था। और ये गुणसूत्र जो है डीएनए के बने होते हैं। डीएनए अर्थात डीएनए इज द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स। कि डीएनए क्या है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है, पॉलीमर्स है। जब हम पूछते हैं कि डीएनए क्या है तो कहेंगे कि डीएनए इज द पॉलीमर्स ऑफ डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स, अर्थात डीएनए जो है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लियोटाइड्स का बहुलक है। डीएनए इज द हेरिडेटरी मटेरियल। कि डीएनए क्या है? आनुवांशिक पदार्थ है। और जब पूछते हैं कि डीएनए का पूरा नाम क्या है तो डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड कहते हैं। तो इस केंद्रक में जो है जो डीएनए है, क्रोमोसोम्स है, एक क्रोमोसोम्स इस कोशिका के अंदर जो भी क्रियाएं होती हैं, जो भी फंक्शन होता है, सभी क्रियाओं का संचालन, सभी क्रियाओं का निर्धारण इस केंद्रक के द्वारा ही होता है। और विभिन्न प्रकार की कोशिकाएं होती हैं, विभिन्न आकार की होती हैं, विभिन्न माप की होती हैं, सूक्ष्म से लेकर बड़े भी होती हैं। नहीं, इसमें सबसे सूक्ष्म जो कोशिका होती है उसे हम माइकोप्लाज्मा कहते हैं। जीवाणु के अंतर्गत इस माइकोप्लाज्मा का अध्ययन किया जाता है। जो माइकोप्लाज्मा जो है ये 0.3 माइक्रोमीटर, 0.3 माइक्रोमीटर जो है ये प्लाज्मा की लंबाई होती है या व्यास होता है। और जो सबसे बड़ा कोशिका है वो सबसे बड़ा कोशिका शुतुरमुर्ग के अंडे के रूप में जो है होता है, वो जो है सबसे बड़ा कोशिका होता है, शुतुरमुर्ग का अंडा। और बहुकोशिकीय जीवधारियों में जो है, जैसे हम लोग बहुकोशिकीय हैं, अर्थात ऐसे जीवधारी जिनका शरीर जो है एक से अधिक कोशिकाओं के मिलने से बना होता है, उन्हें क्या मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म कहते हैं, बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो मानो क्या है? बहुकोशिकीय जीव है। और हम लोग में जो आरबीसी है, लाल रुधिर कणिकाएं हैं, इनका व्यास जो है लगभग 7 माइक्रोमीटर आरबीसी का व्यास होता है। और कुछ कोशिकाएं लंबी कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे नर्व्स, तंत्रिकीय कोशिका। बड़ा कोशिका में तो शुतुरमुर्ग का अंडा आ जाता है, एक ही कोशिका है। लेकिन कुछ जो है लंबी कोशिकाएं भी होती हैं, जैसे तंत्रिका कोशिका जो है लंबी कोशिकाएं होती हैं। ये कोशिकाएं जो हैं बिंदुकार हो सकती हैं, बिंदु के नुमा हो सकती हैं, बहुभुजाकार हो सकती हैं। बहुभुजाकार अर्थात जिसमें जो है भुजाएं अधिक हों, नहीं तो बहुभुजाकार हो सकती हैं। स्तंभाकार हो सकती हैं, स्तंभ के समान, अर्थात जिसकी चौड़ाई कम लंबाई ज़्यादा, स्तंभाकार कोशिकाएं हो सकती हैं। चपटी हो सकती हैं, सल्की हो सकती हैं। घनाकार, घन की आकृति की कोशिकाएं हो सकती हैं। ऐसे घनाकार कोशिकाएं भी हो सकती हैं, घन की आकृति की कोशिकाएं हो सकती हैं, जिसमें लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों हो। घनाकार कोशिकाएं भी हो सकती हैं, अर्थात विभिन्न प्रकार की जो है इनकी आकृति हो सकती है। फिर आता है कि प्रोकैरियोटिक सेल। हमने 2 पढ़ा, कोशिका, एक प्रोकैरियोटिक और दूसरा है यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक क्या है, यूकैरियोटिक क्या है, इन दोनों में क्या डिफरेंस है, अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक क्या है।